सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, कांग्रेस पार्टी अभी तक यह डिसाइड नहीं कर पाई है कि विपक्ष का नेता आखिर बनेगा कौन। कांग्रेस पार्टी के अंदर लंबे अरसे तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक तरह से हुकूमत रही है और उसी हुकूमत के आधार पर उन्होंने बार बार जो बंगला सीएलपी लीडर को मिलता है, अलाट होता है, वह बंगला अभी भी उनके पास है। बार बार सरकार ने जब उनको कहा कि आप बंगला खाली कीजिए, उनको एक बात का भरोसा था कि विपक्ष का नेता तो मैं ही बनूंगा, इसलिए बंगला खाली करने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन कांग्रेस में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया और अब बात यहां तक आ गई है कि सरकार की तरफ से रेंटल का नोटिस आ गया है। तो क्या यह मान के चलें कि हुड्डा युग बिल्कुल अब खत्म हो गया है कांग्रेस के अंदर। सारी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, क्या मान के चले कि जिस प्रकार से हालिया राजनीति का ग्राउंड नजर आ रहा है जी कि अब हुड्डा के दिन लद गए हैं? देखो, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जी, जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक पार्टी को 37 विधायक दिए जी, और उनको प्रदेश में विपक्ष में बैठाने का फैसला किया। जी, उसके बावजूद उस पार्टी के विधायकों ने तो ये मीटिंग में लिख के दे दिया केंद्रीय नेतृत्व को हाँ, कि केंद्रीय आलाकमान जो फैसला लेगी वो हमें मंजूर है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद केंद्रीय आलाकमान पिछले 3 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। बिल्कुल सही। 8 तारीख को चुनाव परिणाम आए थे और 3.25 महीने हो चुके हैं जी। उसके बावजूद जो है अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई जी, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि इसमें दो बातें हैं। या तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा के राजनीति को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा, अच्छा, हरियाणा के मामलों को, जी, और या जो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना नहीं चाह रहे और हुड्डा साहब अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं? क्योंकि जो 37 विधायक जीते हैं उनमें से 30 के आसपास विधायक ऐसे हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं या उनके नजदीकी में है, जो ये चाहते हैं कि सीएलपी का नेता कहीं ना कहीं हुड्डा साहब बने। तो ये हठ योग नहीं है क्या प्रद्युमन भाई? हुड्डा साहब के दिमाग में क्या चीज है, मैं बहुत से दर्शकों को हो सकता है जो उम्र दराज है उनको पता हो और जो युवा है उनको ना भी इस चीज का पता हो। जब 2005 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के 67 विधायक जीते थे, ठीक है, और वो 67 विधायक जीते, उस समय चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष थे जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस विधायक दल के वो नेता थे, बिल्कुल। और ये 2004 की बातें हैं। उसके बाद वो बन गए एमपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से जी। जब वो सांसद बने तो उसके बाद मार्च 2005 में वो चुनाव हुआ था जी, और उस चुनाव में ये था कि अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो तमाम विधायकों की जब चंडीगढ़ में मीटिंग हुई जी, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया एक लाइन में कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विधायक दल का नेता तय करेगा। और वहां जब ये शीर्ष नेतृत्व विधायक दल का नेता तय करेगा तो वहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अपना नेता बना दिया जी, जिससे वो मुख्यमंत्री बन गए जी। अब भी हुड्डा साहब की यही चीज दिमाग में हो सकता हो कि जब 67 थे तो आपको बना दिया और उन भजनलाल को हटा करके और अब जो है 37 हैं। जब विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके दे दिया तो कहीं ना कहीं मैं ऊपर, चूंकि दिल्ली की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी माहिर रहे हैं, वो लगातार सांसद रहे हैं, उनके बेटे भी 5 बार लगातार सांसद हैं, एक योजना हार गए थे फिर वो राज्यसभा में चले गए जी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में उनका एक दखल रहा है जी। उनके दिमाग में ये चीज होगी कि वहां से हमारा नाम फाइनल हो जाएगा
जी। लेकिन अब 3.25 महीने हो गए, अब तो ऐसी चीज है कि अगर वो हो भी गया ना तो भी अब लोगों में एक ये हो चुका है, एक सुरसुराट चल चुका है, जो राजनीतिक सुरसुराट होता है कि अब हुड्डा साहब का कांग्रेस में बहुत कुछ नहीं बाकी है। जी। ठीक है, मुख्यमंत्री वो एक समय ऐसा था कि जिसको चाहते उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते, जिनको चाहते उनको मंत्री बनाते, जिनको चाहते उसको हटा देते, जिनको चाहते उनको चेयरमैन बनाते। यहां तक कि इस बार तो जो 72 टिकटें दी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने टिकटें दे दी जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई तक भी नहीं किया था। सही कहा। कई जगह तो ऐसे लोगों को उन्होंने टिकटें दे दी, बिल्कुल सही कई जगह ऐसे लोगों को टिकटें दे दी जिन लोगों ने 4.5 साल सरकार में मौज ली और उसके बाद एंड टाइम पर उनको टिकटें पकड़ा दी। तो कहीं ना कहीं किसी में कोई हिम्मत ही नहीं थी। देखो, एक बड़ी गंभीर बात यह है कि एक तरफ तो कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री बने, उनके कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कोई 10 पूरे हरियाणा में 10 सीटों को छोड़ के कहीं कोई एफर्ट ही नहीं किया। तो हुड्डा साहब को ये लगा कि हमारे लिए तो फ्री हैंड है, मैदान खाली है, और उस मैदान खाली का फायदा हुड्डा साहब ने ये उठाया कि उन्होंने जिसको चाहा उसको टिकट दी। उसका परिणाम ये रहा कि कांग्रेस जीती हुई बाजी को हार गई। और इस हारने के बाद भी अब भी ये समझ नहीं आ रहा हुड्डा साहब को। अभी भी मैं आपको बताऊं, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी अभी हिसार आए हुए थे जी। हालांकि वो सांसद हिसार से बने हुए उनको लगभग 9 महीने हो चुके हैं जी। उसके बावजूद वो इक्का दुक्का जगह कभी कभार आते हैं, दिखते भी नहीं ज्यादा जी। तो उन्होंने भी प्रेस पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हुड्डा साहब से मजबूत तो कोई आदमी नहीं है। बिल्कुल। आज भी एक फितूर ये बढ़ा हुआ है कि अगर इतने ही मजबूत थे हुड्डा साहब तो फिर वो इतनी आंधी में भी क्यों नहीं राज ला पाए जी। आखिर उन्होंने क्यों टिकट गलत बांटी जी। या अगर उन्होंने टिकटें गलत, 2 बातें हैं इसमें भी पुनिया साहब जी। पहली बात तो ये कि हुड्डा साहब ने टिकटें गलत बांटी जी। अगर हुड्डा साहब ये मानते कि मैंने नहीं गलत बांटी तो इतनी आंधी में भी आपका राज क्यों नहीं आया? इस ऐसी आंधी तो 2005 में भी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से लोग, पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा था कि 5 बीजेपी के एमपी थे और 5 जो है कांग्रेस के एमपी थे, उसके बावजूद भी आप नहीं सत्ता बना पाए। तो लोगों में अच्छा अब भी एक ऐसा हठ जैसा आपने कहा वो अभी भी ये पकड़े हुए हैं, बल्कि उनको तो बड़प्पन दिखाना चाहिए कि हालांकि वो उम्र में भी हमारे से बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव भी उनका बड़ा है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसके बावजूद हमारी भी उनको ये सलाह है कि जो आदमी 9.5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो विपक्ष का नेता वर्षों तक रहा हो, जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिसका केंद्रीय आला कमान में अच्छा खासा दखल हो, उसको तो इस पद की जरूरत ही नहीं, जरूरत भी नहीं है। क्या अगर वो विपक्ष के नेता बन गए क्या कर लेंगे? जब वो पीछे 5 साल थे तब उन्होंने क्या कर लिया? बल्कि होना ये चाहिए कि उनको तो किसी नए आदमी को, कांग्रेस आला कमान को ये लिख देना चाहिए बाकायदा कि मैं नहीं बनूंगा, मेरी जगह किसी और को बना दो। सही कहा आपने। अगर वो आज ये बात कह लें, जो गुस्सा लोगों के दिमाग में हुड्डा साहब के प्रति, वो गुस्सा 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा जी। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि भाई उनको ये स्पष्ट एक ही लाइन बोलनी, भाई मेरी वजह से हम राज नहीं ले पाए, कहीं ना कहीं मेरी कमियां रही, और अब मैं जो है रोड पर संघर्ष करूंगा, ना कि विपक्ष का नेता बनकर जी। जी जी। अगर आवाज उठानी है बिल्कुल, आप सड़क पर भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। विपक्ष का नेता का तो सिर्फ एक ही चीज है, उसका एक ही फायदा है कि आपको कोठी मिल जाएगी, एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बराबर जो होता है वो उनका सिस्टम मिल जाएगा आपको, ठीक है, गनमैन, सिक्योरिटी, घोड़ा गाड़ी, ये चीजें मिल जाएंगी। प्रद्युम्न भाई एक सवाल है बीच में, कहीं इनके दिमाग में यह चीज तो नहीं चल रही है कि अगर मैं विपक्ष के नेता का पद खो देता हूं या मेरा कोई सिपह सलार नहीं बनता है जी, तो शैलजा गुट है वो कांग्रेस में हावी ना हो जाएगा? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शैलजा गुट तो हावी नहीं होगा, ना शैलजा गुट में इतना दम, ना कुमारी शैलजा में इतना राजनीतिक रूप से दम कि वो संघर्ष कर सके। वो तो हुड्डा साहब से भी ज्यादा ड्राइंग रूम की राजनीति करते हैं जी। ना रणदीप सिंह सुरजेवाला में जो एक भय मैं जो समझ पा रहा हूं, और वो भय केवल और केवल ये है कि पिछले 10.25 साल से, जब से मनोहर लाल खट्टर जी और उसके बाद नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा प्रदेश के किसान कौम और विशेषकर जो जाट वर्ग है उसमें कहीं ना कहीं ये है, बहुत बड़े वर्ग में, कि हमारी कास्ट का मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए या हमारी कास्ट का कोई नेता आगे लीड करे। अच्छा, अब तक हुड्डा साहब को उन लोगों ने अपना नेता मान रखा था जी, लेकिन अगर उनको विपक्ष का नेता नहीं बनाया गया तो जो जाट उनके साथ लगे हुए थे
वो भी धीरे धीरे कन्नी काट जाएंगे। वरना आज जो हुड्डा साहब के साथ लोग हैं ना, उनमें से आप एक चीज नोटिस करो और दर्शक भी बताएं इस चीज को। हाँ। ज्यादातर वो लोग हैं जो कभी चोरी देवीलाल के साथ राजनीति करते थे, जो एंटी हुड्डा होया करते, एंटी कांग्रेस जो लोग थे। अच्छा। वो तो कांग्रेस के खिलाफ थे। हरियाणा में तो एक ऐसी प्री पार्टी थी, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का झंडा भी कहीं इक्का दुक्का लगा मिलता था। लोग सारे तो देवीलाल के साथ थे। हाँ, बिल्कुल, जो बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी बनी उस टाइम पर विपा में चले गए। जी जी जी। कांग्रेस में तो विशेषकर जो गैर जाट और विशेषकर जो SC BC जी तबका था, वो जो है कांग्रेस में ज्यादा था। जी। अब हालात ये है कि उलट हो गया है। अब हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने SC BC वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया ज्यादा संख्या में। जी। जाट वोट इस चुनाव तक मेजोरिटी में हुड्डा साहब के साथ था जी। लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि हुड्डा साहब के बस की बात नहीं दिख रही। उनको 3 बार मौके मिल लिए। जी, सही कहा। 2014 में उनको मिला, तब तो सिटिंग CM थे जी। और सिटिंग CM होते हुए 15 पर आ गए। आप देखो, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल राज किया हरियाणा में जी। और 10 साल राज करने के बाद तीसरी योजना में वो सबसे ज्यादा सीटें 48 लेकर के आए। बिल्कुल सही बोला। वरना तो 2014 में 47 थी, 2019 में उनकी 40 थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आप फिर हुड्डा साहब का हो, हुड्डा साहब 2 कार्यकाल में जब CM रहे, 67 सीटें जीती थी कांग्रेस ने 2005 में। बिल्कुल। 2009 आते आते वो 40 पर आ गई और 2014 आते आते अब 15 पर आ गई। कहां तो कांग्रेस 67 से और 15 पर आ गई जी। और कहां भारतीय जनता पार्टी 47 से और 48 पर होगी जी। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। सही कहा। अब एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, आज 3.25 महीने हो गए जी। 3.25 महीने में कांग्रेस का हाल बुरा क्यों है जी? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जिन लोगों को, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूं, जिन 89 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकटें दी जी, उनमें जो 52 लोग आ रहे जी, वो तो सारे घर बैठे हैं जी। कोई कहीं जा रहा हो तो बता दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, पूरे हरियाणा में दर्शक भी बता सकते हैं कि भाई वो कितने घूम रहे हैं जी। और जिन लोगों को ये उम्मीदें थी, जिनने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, हर हल्के में जो 20-20, 30-30, 50-50 कैंडिडेट बना दिए गए जी, या जो लोग 10-10, 20-20 साल से प्रयास कर रहे थे टिकट के लिए जी, वो लोग इस नाउमीद में घर बैठ गए कि जब इस बार ही हुड्डा साहब ने आपको टिकट नहीं दी, इस बार तो ऐसा काम हो रहा था, हुड्डा साहब जैसे क्षेत्रीय पार्टी में टिकट बांटते ना, जैसे चौटाला साहब बांटते थे, जिसको कह दिया उसको दे दी, क्योंकि और तो कोई हाईकमान थी नहीं। बिल्कुल। यहाँ भी भले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हाईकमान में हो, लेकिन हरियाणा में तो हुड्डा साहब ही हाईकमान थे। बिल्कुल सही। उन्होंने जिसका हाँ भर दिया उसकी दे दी। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए और उसके बाद जिनको टिकट नहीं मिली, वो इस निराशा में, बहुत से लोगों में मेरे पास फोन आ रहे हैं लगातार जी, भाई हम तो 3.25 महीने हो गए घरों से नहीं जा रहे जी, ना तो हमने कोई पूछता और ना हम ही खड़े जाते। बिल्कुल। क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ इस ना उम्मीद में कि जब इतनी आंधी में हमारे को नहीं पूछा। सबसे बड़ी चीज, एक चीज और होती पुनिया साहब, देखो टिकट एक है, मैं भी इस चीज का सहमत हूं कि टिकट एक है और वो अगर 20 दावेदार हैं तो मिलनी एक को है। लेकिन हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमी ये थी जी, कि जिन 19 लोगों को आप टिकट नहीं दिला पाए, उनको आपने मनाने का प्रयास नहीं किया। ठीक बात है। आपने उनको से कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल। मेरे पास एक करनाल लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है, वहां से एक प्रत्याशी, मतलब वो बड़ा टिकट के दावेदार थे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा उन्होंने। तो उन्होंने ये बताया कि भाई मैं इतना बड़ा दावेदार, जिस आदमी को कांग्रेस ने टिकट दी वो पार्टी में ही नहीं था, उसने अप्लाई ही नहीं कर रखा था। सही बोले। ठीक है, उसको टिकट दे दी और मेरे पास किसी ने फोन तक नहीं किया, मेरे को ये पूछा ही नहीं। नाराज होने के बाद भी ये कोशिश नहीं की कि आप पार्टी के सिपाही। सिर्फ दिमाग में एक चीज थी कि भाई लोग तो धक्का वोट गेड़ेंगे, ये आओ तो आओ। अच्छा, हुड्डा साहब और के दिमाग में भी मैं जो समझ पा रहा हूँ, हालांकि क्लियर तो हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा ही करेंगे, लेकिन मेरा निजी रूप से ये मानना कि उनके दिमाग में भी एक चीज थी कि हमारा तो राज आया बैठा है। अब ये जो 19-20 जो कैंडिडेट हैं, जो दावेदार थे, टिकट एक को मिल गई, बाकी ये 19 लोग सरकार आ गई तो तंग नहीं करेंगे, इसलिए इनको आप रहने दो, इसलिए नहीं बात करी, इसलिए नहीं, और इसीलिए ये सबसे बड़ा हार का कारण है। अच्छा, बड़ा सवाल एक ही है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हठ योग कर रहे हैं और जो CLP लीडर का बंगला है, तो क्या यह मान के चले कि बंगला तो जनाब आली खाली करना पड़ेगा? देखो, क्योंकि यहाँ कोई और आ रहा है, या फिर हुड्डा साहब बाजी मार लेंगे दोबारा? खाली करना नहीं, बल्कि कर देना चाहिए। उसमें क्या है, आप अपनी क्यों बिना काम जो है हरियाणा में इस तरह की हवा बना रहे हो, फजीयत करा रहे हैं। फजीयत ये है कि आप जो है बंगला नहीं खाली कर रहे,
इनको चाहिए क्या? देखो, जब विपक्ष का नेता कोई भी बनेगा जी, तो बंगला तो नेचुरल बात है कि अलॉट करना पड़ेगा सरकार को। बिल्कुल करना तो कैबिनेट मंत्री के बराबर मामला है उसका। जी, जब मंत्रियों को अलॉट होंगे तो उनको भी हो जाएगा। कोई इनका रजिस्ट्री थोड़ी करवा रखी है जी, भाई। आप ठीक है, हुड्डा साहब ने तो एक काम और भी किया था कि भाई जितने पूर्व मुख्यमंत्री आगे हो जाएंगे पूरी जिंदगी, उनको जो है कैबिनेट रैंक की पावरें मिलेंगी, चाहे वो विपक्ष में हो ना हो। उसके बाद खट्टर साहब ने उसको पलट दिया उसको, ठीक है, क्योंकि उस समय जब हुड्डा साहब ने लागू किया तब चौटाला साहब ही थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, बाकी तो और कोई था नहीं जी। अच्छा, अब जब खट्टर साहब बने तो ये दो थे, खट्टर साहब ने उसको पलट दिया जी। और जब उन्होंने पलटा तो उनकी बड़ी वाहवाही हुई। वास्तव में होता क्या है कि ये जो कोठियां हैं, आप एक चीज और देखिए, या इसी चीज से कि ये पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या है जी। भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान में जितने मंत्री जो पिछले कैबिनेट में थे, नायब सैनी की या मनोहर लाल की, जिनको बंगले अलॉट थे, उनमें से ज्यादातर चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने भी तो खाली करे हैं जी। सही कहा आपने। अगर नायब सिंह सैनी चुनाव हार जाते और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी सरकार में आ जाती और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाते, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, तो क्या वो नायब सिंह सैनी से वो मुख्यमंत्री आवास नहीं खाली करवाते या नहीं करवाते? बिल्कुल करवाते ना। बिल्कुल। तो आप खाली करने में क्या जाओ, जब आपको बना दे पार्टी तो फिर आप दोबारा आ जाना। बिल्कुल, वो तो सरकार देगी आपको। लेकिन ये चीज, मैं इसको एक चीज और जोड़ रहा हूं, तो कहीं न कहीं प्रद्युमन भाई जनता में गलत संदेश नहीं जा रहा क्या आपके व्यक्तित्व? देखो, निश्चित रूप से गलत संदेश जा रहा है और उसी की एक चीज है, अभी 2-3 रोज पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में आए हुए थे एक विधायक जी के आवास पर जी। तो उन विधायक के आवास पर और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आए, इतने बड़े नेता जी। तो वहां एक वो टाइम था, इस 8 तारीख से पहले, 8 अक्टूबर से पहले जी। जब सैकड़ों लोग तो लाइन में बाट देखा करते, बिल्कुल सही कहा, कड़े राम रवि हो जाए। बिल्कुल। और वहां वो लोग भी नहीं आए जिन्होंने चुनाव लड़ा था पार्टी की टिकट पर। सही बोले। जिन 7 हलकों में से जो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े थे ना, उनमें से भी पूरे नहीं थे वहां जी। और जो लोग टिकट मांग रहे थे वो तो आए ही नहीं बहुत से। बिल्कुल। अभी बड़ी एक और गंभीर मैं बात बताऊं, कैसे कांग्रेस सरवाइव करेगी। जिस हिसार में वो आए, जहां उन विधायक जी का आवास है जी, वो हिसार के नगर निगम एरिया में पड़ता है जी। और अभी नगर निगम का चुनाव आना है, बिल्कुल कठारे पर खड़े, किसी भी दिन घोषणा हो जाए। और वहां जो जिन लोगों को नगर निगम का कोई चुनाव लड़ना हो, या जो लोग रेपुटेटेड से समाज में होते हैं कि इनके बदौलत आप जीत सकते हैं जी जी, उस तरह कोई चेहरा वहां दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि हुड्डा साहब को या तो खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा, हुड्डा साहब और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वयं में या तो परिवर्तन करना पड़ेगा, और या उनको सक्रिय जो राजनीति वो ये चाह रहे हैं कि हम फिर से जो है मेन लीड में आ जाएं, उससे जो है दूरी बढ़ानी पड़ेगी जी जी। अब वो एक दौर होता है आदमी का, बिल्कुल। वो दौर था जब चौधरी देवीलाल सरकारी बनाते थे जी जी। एक वो दौर था बंसीलाल जी का, एक भजन लाल जी का, हुड्डा साहब का दौर था जी। अब सारी जिंदगी एक आदमी को कोई सिम थोड़ी रही है, सही बात है, या फिर वो आदमी स्ट्रगल करे। आज 3.25 महीने के बाद क्यों नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जिन लोगों ने आपके साथ लाखों करोड़ों रुपए लगाए आपकी पार्टी को सरवाइव कराने में, बिल्कुल, वरना तो आप 10.25 साल से जो विपक्ष में बैठे हो जी जी, विपक्ष में तो कोई टोया नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और आप उनको संभाल नहीं रहे जी जी। कितने लोगों के पास फोन किया हुड्डा साहब या दीपेंद्र हुड्डा ने, जो टिकटार्थी टाइप के थे, इस हार के बाद भी जी। हमें तो कोई नजर आ नहीं रहा। तो प्रद्युमन भाई, क्या यह मान के चलें कि जिन लोगों का इन्होंने यूज कर लिया जी, या उस समय जिन लोगों की जरूरत थी जी, अब वो यूजलेस हो गए हैं? देखो, राजनीति में जब तक आपकी जरूरत होती है, राजनीति नहीं चाहे कोई भी काम हो जी, जब तक कोई आदमी काम का होता है तभी तक जो है उसको दुआ सलाम मिलती है। और जब ये लगता है कि ये आदमी अब काम का नहीं है या मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर कोई ना कोई एक तो या तो वो कन्नी काट लेगा या वो काट लेगा। अब हालात और परिस्थिति, तो फिर ये सेम भजनलाल वाली उस पर नहीं चल पड़े हैं? एक दौर में भजनलाल की ऐसी छवि बन गई थी कि वो यूज करके छोड़ दे रहे थे लोगों को। तो देखो, इसमें दोनों बातें हैं। एक तो बहुत से टिकटार्थी तो ऐसे थे जिनके दिमाग में ये चीज थी कि हम कांग्रेस की टिकट पर अगर चुनाव लड़ लेंगे तो हम जीत जाएंगे जी, तो वो लोग भी आए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खुद हुड्डा साहब, दीपेंद्र हुड्डा ने फोन कर करके बुलाया भी जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जाकर के भी मनाया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके को किसी दूसरे के मार्फत जो है इस तरह से तैयार किया गया, ये हमारे साथ आए। लेकिन इतना जरूर है
कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के विपक्ष में होते हुए 10.25 साल इनको दिए जी, और जिन लोगों ने इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ इस उम्मीद, आस और विश्वास में कि हुड्डा साहब अगर राज में आएंगे या राज में नहीं भी आएंगे तो भी हमारी शुद्ध बुद्ध। नेता कौन होता है? नेता वो होता है, वो राज आए ना आए लेकिन आपके दुख दर्द में हर वक्त वो खड़ा रहे जी, उसी को तो नेता नहीं है। एक बात बताओ, मान लो कोई डब वाली का आदमी है, जमीनी नेता जो, उसको क्या पड़े हो रोज दिल्ली खड़ा रहेगा? सही कहा। ऐसे ऐसे लोग लोगों का मुझे पता है जो वहां जब टिकटें बट रही थी 2-2 महीने दिल्ली के होटलों में रहे हैं, लाखों लाखों रुपए उन्होंने लगाए हैं। सही कहा। ठीक, उनकी कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं है। बहुत से तो कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो रोड पर आ गए, कईयों तो जमीनें बिक गई जी, दादालाई जमीनें तक भी बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब अगर उनको कोई नहीं पूछेगा समाज में और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ताने मिलते हैं जनता की तरफ से, बना ली सरकार, बना ली सरकार, तो वो कहीं अच्छा कहावत है जैसे आप, इसमें मेरा एक चीज का और भी मानना है हाँ, कि 90 के 90 हलकों में कुछ एक ऐसे लोग भी टिकट मांग रहे थे जी, जो उस टिकट के तय के नजदीक भी नहीं थे जी, जिनको उनके गांव में, उनके वार्ड में भी कोई बहुत बड़ा स्तर नहीं था। हाँ, हाँ, लेकिन वो भी पता नहीं किस मुगालते में थे कि भाई हमें हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जानते हैं, हम भी टिकट की लाइन में। बहुत से लोग अलग अलग हलकों में जी, अपने हिसार में अलग अलग हलकों में 30-30, 40-40, 50-50 कैंडिडेट, हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे जिनको उसके गांव वाले सही ढंग से नहीं जानते, नहीं जानते भाई कौन है, यस, जिस शहर के थे उस शहर वाले नहीं जानते, बिल्कुल, लेकिन ठीक है बने फिर रहे हैं जी। तो वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है। लेकिन चूंकि हुड्डा साहब इस परिवार के मुखिया हैं तो मुखिया के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुड्डा साहब की बनती है और उनको तुरंत प्रभाव से जो है अपने जो लोग थक के बैठ गए हैं, जो घरों में बैठ गए हैं, उनकी शुद्ध बुद्ध लेनी चाहिए, त्याग देना चाहिए, बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई छोटा नाम नहीं है। जिद अक्सर बच्चे लोग करते हैं या वह लोग करते हैं जो नौसिखिए होते हैं। यह नौसिखिए नहीं है, हरियाणा की राजनीति के आजकल के स्तंभ हैं ये इस दौर के। और इनके कद के नेता फिलहाल कांग्रेस पार्टी में चोरी भजन लाल थे, वो गुजर चुके हैं। अभी कांग्रेस पार्टी में सबसे कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता की जिम्मेवारियां भी बड़ी होती हैं। तो उसी लिहाज से इनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर अपने पूरे कुनबे और परिवार को साथ लेकर और कहीं न कहीं हठ योग तोड़कर दोबारा से राजनीति की जो सक्रियता है उसकी तरफ लौटना चाहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या करना चाहिए और उनको किस प्रकार से अपने वर्करों की सुध बुध लेनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।